Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 21,57,000 एक्टिव केसेस हैं। ये संख्या पिछले वर्ष जो हमारे अधिकतम एक्टिव केसेस थे उसकी 2 गुनी हुई है। तो ये सेकेंड वेव के बीच में इस समय देश के लगभग सभी राज्य हैं और भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर अपना पूरा प्रयास कर रही हैं कि इस पेंडेमिक से हम बाहर निकलें। इस समय जो कोविड से मृत्यु हुई हैं वो 1.17% हैं और जो लोग रिकवर हुए हैं वो 85% हैं। देश में 740 से अधिक जिलों में कुल 146 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी 15% से अधिक है। राज्य सरकारों के लिए भी और भारत सरकार के लिए भी ये 146 जिले हैं जो चिंता का विषय हैं। हमने राज्य सरकारों से बहुत व्यापक विचार विमर्श किया है कि इन 146 जिलों में किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन रोका जा सके। इसके बाद 274 जिले ऐसे हैं। ये 146 जो हैं ये आप डार्क रेड में देख रहे हैं। देश में 146 districts which have a positivity rate of more than 15%. So these 146 districts are the cause of concern and these are the districts where maximum number of new cases are coming and the health system is facing the strain of these new cases. We have in the Union Ministry of Health and Family Welfare done a extensive consultation with states and UTs where these 146 districts are located so that specific actions can be initiated and many of these actions have been initiated. इसके अतिरिक्त 274 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी 5% से 15% के बीच में है। आप लोगों को स्मरण होगा कि WHO की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 0 से 5% के बीच जब पॉजिटिविटी रहती है तो आप इस पेंडेमिक को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। 308 जिले ऐसे हैं देश में जहां पॉजिटिविटी अभी भी 5% से कम है। तो 146 जिले हैं जो विशेष चिंता का कारण हैं। राज्य सरकारें भी अवगत हैं और भारत सरकार भी अवगत है और इसी पर ध्यान केंद्रित है इन 146 जिलों पर। ये हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि हम दूसरी जो बड़ी वेव के भीतर हैं तो ये स्थिति है। पहली वेव जो हम लोगों ने पिछले वर्ष देखी थी उसमें औसतन जो हाईएस्ट केस आते थे वो 94,000 के लगभग प्रतिदिन आते थे। हाईएस्ट 98,000 एक दिन आए थे पिछले वर्ष और अब वो 2,95,000 पिछले 24 घंटे में हुआ है। लेकिन जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि राज्य सरकारें और भारत सरकार मिलकर अपना बेस्ट प्रयास कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक से, इस वेव से भी हम उसी सफलता से बाहर निकलें जैसे कि हम पहली वेव से जूझ कर बाहर निकले थे। एक चीज़ है जो कि आशा की किरण दिखाती है हमें, वो ये है कि जो केस फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, 1.17 है। हमने आपको टाइमलाइन ट्रेंड दिखाया है कि कैसे 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल के बीच में कोविड से होने वाली मृत्यु का ग्राफ पूरे देश में नीचे गया है। 5 राज्य ऐसे हैं देश में जहां की 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। यानी ये वो राज्य हैं जहां 1 लाख से ज़्यादा व्यक्ति या तो अस्पतालों में हैं या होम आइसोलेशन में हैं और उनको मेडिकल केयर होम आइसोलेशन में या मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें महाराष्ट्र में 6,85,000, उत्तर प्रदेश में 2,23,000, कर्नाटक में 1,59,000, छत्तीसगढ़ में 1,25,000 और केरला में 1,18,000 केसेस हैं।
तो ये राज्य ऐसे हैं जिनके साथ भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इन राज्यों में अस्पतालों की बेड और अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता, साथ ही साथ अस्पतालों में अन्य आधारभूत संरचनाओं को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर मिलकर प्रयास हो रहा है। अन्य राज्यों में भी हो रहा है, लेकिन विशेष फोकस इन राज्यों में है क्योंकि यहाँ नंबर ज़्यादा हैं। अब यदि महाराष्ट्र को देखें तो आप ये पाएंगे कि मार्च के प्रथम सप्ताह से किस प्रकार एवरेज केसेस में वृद्धि हुई, वो हम आपको दिखा रहे हैं, और किस प्रकार एवरेज मृत्यु जो प्रतिदिन होती हैं उनमें जो वृद्धि हुई वो इस ग्राफ में हमने आपके साथ साझा किया है। उत्तर प्रदेश में भी एवरेज डेली केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और एवरेज मृत्यु भी लगभग उसी रफ्तार से बढ़ी हैं। कर्नाटक में हम देखें तो मार्च के पहले सप्ताह में लगभग 450 केस प्रतिदिन आते थे औसतन, और वो अब बढ़कर 16,000 से ज़्यादा हो गए हैं। औसत मृत्यु 10 से कम होती थी, लगातार 3-4 हफ्ते तक यही ट्रेंड बना रहा, लेकिन अब ये 91 औसत मृत्यु हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी 228 केस औसतन प्रतिदिन आते थे, वो अब बढ़कर 14,000 से अधिक हो गए हैं, और 10 से कम मृत्यु पहले 4 सप्ताहों में छत्तीसगढ़ में होती थी औसतन प्रतिदिन, और अब वो बढ़कर 155 हो गई हैं। केरल में मृत्यु दर अभी भी नियंत्रण में है, लेकिन नंबर्स केरल में बढ़े हैं। केरल के नंबर डिक्लाइन दिखा रहे थे, लेकिन पिछले 2 सप्ताहों में ये बढ़े हैं, और इन पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, इस पर भी राज्य सरकार भारत सरकार के साथ सहयोग कर काम कर रही है। हम आपको दोनों वेव्स के बीच का कंपैरिजन भी आज दिखाना चाहते थे। ये एज वाइज कंपैरिजन है केसेस का, 2020 की वेव में जो रिपोर्ट हुए और 2022 की वेव में जो रिपोर्ट हुए, ये प्रतिशत में है। अगर आप 10 वर्ष से कम आयु के लोगों का कंपैरिजन करें, नीला रंग का जो बार है वो दिखाता है कि वर्तमान वर्ष में जो नई वेव हम देख रहे हैं उसमें 2.97% ऐसे केसेस हैं जो 10 बरस से कम के हैं। पिछली वेव में 4.3। 10 से 20 बरस का देखें तो लगभग समान है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 20 से 30 बरस का देखें तो 2020 में 20% और अभी 19.35। 30 से 40 का देखें तो इस वेव में कुछ ज़्यादा 21.15 और पिछले वर्ष 21.05। 40 से 50 में देखें तो लगभग बराबरी पर है। 50 से 60 आयु वर्ग के लोगों में देखें तो पिछले वर्ष 14.80% लोग थे, इस बार बढ़े हैं, 15.07 हो गए हैं। 60 से 70 में देखें तो 10% और 9% है। इस वर्ष ये ऐसे मामले 60 से 70 आयु वर्ग वालों के बढ़े हैं। 70 से 80 देखें तो लगभग वही स्थिति है, और 80 से अधिक भी देखें तो लगभग वही स्थिति है। अब इसी प्रकार का कंपैरिजन यदि हम मृत्यु के आंकड़ों में करते हैं तो 20 से 30 बरस के लोग, ये भी प्रतिशत में कंपैरिजन है। पिछले वर्ष 2020 की जो वेव थी, हमने ये पाया कि कोविड की कुल मृत्यु में 2.08 वाज कंट्रीब्यूटेड बाय पीपल हु वर between 20 to 30 years of age, whereas in the present wave it is 1.72. So there is not too much of a difference. If we look at the age group 30 to 40, then it is 5.27% and 5.39%. Again, almost the same. If we look at age group 40 to 50, then in last year it was 11.98 and this year it is 10.82, almost 1% difference. If you look at age group 50 to 60, then last year it was 23.29, this year it is 21.23. 60 to 70 is almost the same. However, 70 to 80, this year the death percentage
is higher, 22.17 compared to 19.99 last year. And if we look at more than 80, it is again higher this year, 9.81 as compared to 7.82. अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा एक मुख्य समस्या की तरफ। वो ये है कि जब भी एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती है तो अस्पतालों पर डिमांड बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अस्पतालों में आते हैं और बेड्स की आवश्यकता होती है। राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा बेड्स की भी व्यवस्था की जाती है और भारत सरकार के जो संस्थान हैं राज्यों में उनके द्वारा भी व्यवस्था की जाती है। मैं आपको दिल्ली के बारे में बताना चाहूँगा। 1 मार्च को दिल्ली में 510 बेड उपलब्ध थे। 510 बेड्स वर अवेलेबल इन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इनमें से 419 कोविड बेड थे और ये ऑक्सीजन बेड भी कहलाते हैं, और 91 आईसीयू बेड्स थे। 20 अप्रैल को जो भारत सरकार के अस्पताल हैं, मैंने ब्यौरा यहाँ नीचे आपके साथ साझा किया है, इनमें 2105 बेड बढ़ा दिए गए, 1875 ऑक्सीजन के बेड और 230 आईसीयू के बेड। आने वाले दिनों में हम 164 ऑक्सीजन बेड और 122 आईसीयू बेड जोड़ रहे हैं। ये अगले 2 सप्ताहों में जुड़ जाएंगे। तो ये जो 2105 बेड अभी उपलब्ध हैं वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं? वो ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में है, एम्स का जो झज्जर में कैंपस है उसमें है, फिर एम्स की जो मेन बिल्डिंग है उसमें है, सफदरजंग अस्पताल में है, आरएमएल अस्पताल में है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो सरिता विहार में है वहाँ हैं, ईएसआई का ओखला में अस्पताल है उसमें एडिशनल बेड्स क्रिएट किए गए हैं, ईएसआई का झिलमिल में भी अस्पताल है, ये दोनों लेबर मंत्रालय के अस्पताल हैं, इनमें भी एडिशनल बेड्स क्रिएट किए गए हैं। इसके अलावा जो इसमें नहीं है लेकिन जो जानकारी मैं आपको आज देना चाहता हूँ वो ये कि रेलवे ने शकूर बस्ती में 50 कोचेज़ लगाई हैं। इनमें 800 बेड्स हैं, इनमें से कुछ बेड्स में ऑक्सीजन की व्यवस्था है। रेलवे ने आनंद विहार स्टेशन में भी 25 कोचेज़ लगाई हैं, उनमें 400 बेड्स की प्रावधान किया गया है। इस प्रकार रेलवे ने शकूर बस्ती और आनंद विहार में कुल 1200 बेड की व्यवस्था की है। इनका उपयोग आइसोलेशन बेड्स के रूप में या ऑक्सीजन बेड्स के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा डीआरडीओ ने धौला कुआं में फील्ड अस्पताल को पुनः चालू किया है, जिसमें 2 दिन पहले 250 बेड ऑपरेशनलाइज किए गए थे और 250 बेड कल सुबह से ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। तो 1200 बेड रेलवे द्वारा और 500 बेड डीआरडीओ द्वारा भी इस जानकारी में जुड़ जाएंगे जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अपने प्रयासों से भी काफ़ी बड़ी संख्या में बेड्स बढ़ाए हैं। अपने अस्पतालों में भी दिल्ली सरकार ने बढ़ाए हैं। अस्पतालों का उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित करके बढ़ाए हैं और जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके साथ होटलों की टैगिंग करके भी बढ़ाए हैं। तो इस प्रकार दिल्ली सरकार के प्रयास और भारत सरकार के प्रयासों से हम हर दिन दिल्ली में उपलब्ध बेड्स को बढ़ाते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इनको बढ़ाएंगे। अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं। देश में 13 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं। 13 करोड़ 1 लाख डोजेज़ एडमिनिस्टर हुई हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 30 लाख डोजेज़ एडमिनिस्टर हुई। यहाँ महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंकड़े तो हमने आपके साथ साझा किए हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि 87% हेल्थ केयर वर्कर्स को उनकी पहली डोज देश भर में मिल गई है। 87% of all healthcare workers in the country have received the first dose of vaccine. 80% of healthcare workers have received the second dose of vaccine. तो ये एक संतोष की फिगर है, यानी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को सुरक्षित रखने में राज्यों के सम्मिलित प्रयासों के साथ हम सफल हुए हैं। अब अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स को देखें, उनके आंकड़े भी हमने दिए हैं। देश भर में 79%
जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको पहला डोज एडमिनिस्टर हो गया है। 79% ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर्स इन द एंटायर कंट्री हैव बीन एडमिनिस्टर्ड द फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन, and this has been made possible because of the joint and collaborative efforts of the state governments and the union government. जो एलिजिबल सेकेंड डोज वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं 81% of them have received the second dose, so that is also a cause for satisfaction. बड़ी संख्या में जो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हम सफल हुए हैं। अब मैं आपको ये राज्यों की स्थिति दिखाना चाहूँगा। राष्ट्रीय औसत जैसा मैंने आपको बताया हेल्थ केयर वर्कर्स का जिनको पहली डोज मिली है वो 87.17% है, नीचे हमने दिया है। लेकिन अनेक राज्य हैं जिन्होंने 100% वर्कर्स को या 90% से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को पहला डोज एडमिनिस्टर किया है। इसमें हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव, केरला, राजस्थान, लद्दाख, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात हैं। ये वो राज्य हैं जिन्होंने नेशनल एवरेज से तो बेहतर काम किया ही है, लेकिन अपने 100% हेल्थ केयर वर्कर्स या 90% से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स को पहला डोज एडमिनिस्टर किया है। अब अगर आप दूसरे डोज के एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, नहीं ये वो है, आई एम सॉरी, दिस इज़ those states that have done less than 75% of the first dose to healthcare workers. ये है सेकेंड डोज की स्थिति। राष्ट्रीय औसत हमने आपको बताया 80% हेल्थ केयर वर्कर्स को सेकेंड डोज राष्ट्र में मिला है, लेकिन अनेक राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 85% से लेकर 100% तक सेकेंड डोज दिया है। इसमें आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, दादरा एंड नगर हवेली है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, लद्दाख और दमन एंड दीव। लेकिन अनेक 8 राज्य और यूटीज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने कि अभी 75% से कम एलिजिबल हेल्थ केयर वर्कर्स को सेकेंड डोज दिया है। नेशनल एवरेज 80% से कुछ अधिक है। ये फ्रंटलाइन वर्कर्स की स्थिति है। राष्ट्रीय औसत जैसा मैंने आपको बताया इस 79%, 78.55, लेकिन अनेक राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कि 80% से लेकर 95% फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज एडमिनिस्टर किया है। ऐसे 11 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, दमन एंड दीव, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, लद्दाख, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा और नगर हवेली। लेकिन 10 राज्य और यूटी ऐसे भी हैं जिन्होंने 65% से कम फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज दिया है। उसी प्रकार से दूसरा डोज 81.8 ऑलमोस्ट 82% नेशनल एवरेज है, लेकिन अनेक राज्य हैं, 10 राज्य जिन्होंने कि इससे ज़्यादा 100% तक भी सेकेंड डोज एडमिनिस्टर किया है। उसमें अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश और मेघालय हैं। लेकिन राष्ट्रीय औसत से कम सेकेंड डोज एडमिनिस्टर करने वाले भी 9 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं। ये हैं 60 बरस से ऊपर के लोगों को जो पहला डोज दिया गया है। इसका नेशनल एवरेज इज़ 26.16%, लेकिन 40% से लेकर 76% तक भी 60 बरस से ऊपर के लोगों को पहला डोज 10 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ ने दिया है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आपको आज देना चाहते थे, क्योंकि इसके बारे में आप में से अनेक मित्रों ने पूछा था और जगह जगह मीडिया फोरम्स में इस पर विमर्श भी होते हैं। ऐसे मामले जहां लोगों को पहली डोज वैक्सीन की दी गई या दूसरी डोज भी दी गई और वो पहली डोज के बाद पॉजिटिव हो गए या दूसरी डोज के बाद संक्रमित हो गए,
ऐसे कितने मामले हैं और क्या वो चिंता की स्थिति है कि नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा DGICMR और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च से कि इसकी जानकारी आपके साथ साझा करें। डॉक्टर बलराम भार्गव। थैंक यू सर। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि वैक्सीन्स जो 2 वैक्सीन इस समय हमारे देश में प्रयोग में ली जा रही हैं, उससे सीवियर डिजीज़ और डेथ प्रिवेंट होती है, इन्फेक्शन प्रिवेंट रिड्यूस होता है डेफिनेटली। सो वी नो दैट आफ्टर वैक्सीनेशन इफ वी गेट infection, it is known as breakthrough infection. And if you look at this slide, this is very clearly showing for Covaxin, where 1.1 crore total vaccination doses have been used, 93 lakhs have received the first dose, and 4,208 people got reinfection. That is only 0.04%, which is 4 per 10,000. Once they received the second dose, that is 17,37,000, then it was only 695 who were positive after the second dose, which is again 4 per 10,000. For Covishield, 11.6 crore doses have been given, and 10 crore received the first dose, and 17,000, that is only 2 per 10,000 got reinfection or got infected again or breakthrough infection. And 1.5 crore second dose has been given, and only 5,000. So this is a very, very, very small number. 2 to 4 per 10,000 breakthrough infections have occurred after vaccination. So I will repeat, 2 to 4 per 10,000 breakthrough infections have occurred, which is a very small number, and this is because of the healthcare workers and the frontline workers, which were the first to be vaccinated, and they are prone to more occupational exposure, and therefore this is the number. But this is a very, very small number, and not at all worrisome, and vaccination should continue. On the second point is that the current highly transmissible second wave may also contribute little bit or minuscule to this percentage. Otherwise this could have been even 0%. So I will stop here. Thank you, sir. थैंक यू डॉक्टर भार्गव। अब मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा 2 अन्य विषयों पर। एक है भारत सरकार की जो वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी घोषित की गई है उसके बारे में, और दूसरा ऑक्सीजन की स्थिति के बारे में। तो पहले जो नई वैक्सीनेशन की नीति और स्ट्रैटेजी घोषित की गई है उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आप सबको स्मरण है कि 16 जनवरी से भारत में विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में ही हमारा फोकस उन लोगों पर था या उन पॉपुलेशन ग्रुप्स पर था जो वल्नरेबल हैं और जिनको प्रोटेक्ट करने से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रोटेक्ट होती है और जिनको प्रोटेक्ट करने से कोविड की मोर्टेलिटी घटती है। फिर आगे जाते हुए हमने अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन को खोला। अब जो नई वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी घोषित की गई है उसके 12 मुख्य एलिमेंट हैं। उसका जो पहला मुख्य एलिमेंट है वो ये है कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 50% जो उनका मंथली डोजेज़ है वो भारत सरकार को उपलब्ध कराएंगे, और जो रिमेनिंग 50% है वो उसको भारत सरकार के अलावा अन्य चैनल्स में उपलब्ध करा सकेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स 1 मई से पहले एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने दाम या मूल्य घोषित करेंगे जो वो उस 50% सप्लाई के लिए लेंगे जो भारत सरकार के अलावा अन्य चैनल्स में वो उपलब्ध कराएंगे। इस घोषित मूल्य के आधार पर प्राइवेट अस्पताल या जो राज्य सरकारें हैं या इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट्स जिनके अस्पताल हैं, यानी या तो अस्पतालों को वैक्सीन मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में जो हैं, या राज्य सरकारों को वैक्सीन मिलेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वैक्सीन खुले बाज़ार में किसी केमिस्ट या फार्मासिस्ट की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी।
तो ये जो दाम घोषित किया जाएगा उसके आधार पर प्राइवेट अस्पताल और राज्य सरकारें वैक्सीन प्रोक्योर कर पाएंगी। और जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो अपनी वैक्सीन अब पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली इसी चैनल से प्राप्त करेंगे। राज्य सरकारों से जो के माध्यम से जो भारत सरकार की प्रोक्योर की हुई वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाती थी, अब वो उपलब्ध नहीं होगी। जो भी प्राइस प्राइवेट अस्पताल चार्ज करेंगे वैक्सीनेशन के लिए, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग की व्यवस्था हम अलग से आपसे साझा करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये कि वो व्यवस्था जिसके तहत राष्ट्रीय कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम में प्राइवेट अस्पताल 250 रुपये तक प्रति डोज चार्ज कर सकते थे, वो व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो अब केवल 2 व्यवस्थाएं रहेंगी। भारत सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए वैक्सीन के आधार पर संचालित वैक्सीनेशन सेंटर निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। फ्री वैक्सीनेशन वुड बी अवेलेबल in all such vaccination centers which are receiving vaccine doses from Government of India. Therefore, the vulnerable section, the poor section, the aged section will all be provided free vaccination in these vaccination centers where the vaccine as before would continue to be supplied by Government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सप्लाई किए गए वैक्सीन डोजेज़ के आधार पर चलने वाले वैक्सीनेशन सेंटर्स में आयु की सीमा 45 बरस से ऊपर, हेल्थ केयर वर्कर्स जिनके की सेकंड डोज अभी छूटे हुए हैं या फर्स्ट डोज भी छूटे हुए हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स रहेंगे। बाकी जो भारत सरकार से अलावा अन्य चैनल्स हैं, यानी राज्य सरकार ने सीधे प्रोक्योर किया या प्राइवेट अस्पतालों ने सीधे प्रोक्योर किया, उसमें 18 बरस से ऊपर के सभी बालिग लोग वैक्सीनेशन करा सकेंगे। इस प्रकार देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जो 5वां सिद्धांत इस स्ट्रैटेजी का है वो ये है कि पूर्व की तरह वैक्सीनेशन फ्री होगा एलिजिबल पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए जो कि भारत सरकार द्वारा दी गई वैक्सीन के आधार पर संचालित किए जा रहे हैं। जो छठा और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो ये कि वैक्सीनेशन सेंटर चाहे भारत सरकार से डोजेज ले या वैक्सीन निर्माता से सीधे ले, ये सब के सब भारत सरकार के नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम की गाइडलाइन से गवर्न होंगे। यानी इन सब को कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा। जो भी लोग वहाँ वैक्सीन लेने जाते हैं वो या तो कोविन पर एडवांस अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे या ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जैसे कि पहले मिलता था डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पहले डोज के बाद और दूसरे डोज के बाद, वो दिया जाएगा। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की रिपोर्टिंग पूर्ववत जारी रहेगी। वैक्सीन के स्टॉक और प्राइस को भी कोविन पर कैप्चर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सब पर लागू होंगी क्योंकि जो भी कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है वो देश के भीतर हो रहा है और देश के भीतर होने वाला कोविड वैक्सीनेशन इन सिद्धांतों से गवर्न होता है। जो 7वां मुख्य बिंदु है वो ये है कि भविष्य में आने वाली वैक्सीन्स पर भी ये 50% भारत सरकार और 50% भारत सरकार के अलावा अन्य चैनल्स वाला सिद्धांत लागू होगा। इसके अलावा जो 8वां मुख्य बिंदु है वो ये है कि यदि कोई वैक्सीन निर्माता या उनके सब्सिडियरी या उनके ऑथराइज्ड एजेंट किसी रेडी टू यूज़ वैक्सीन को इंपोर्ट करते हैं जिसका निर्माण भारत में नहीं हो रहा है, वैसी स्थिति में ये जो पूरा अमाउंट है, ये पूरी जो क्वांटिटी है वैक्सीन की, ये भारत सरकार के अलावा जो चैनल हैं उसमें उपयोग की जा सकती है। 9वां सिद्धांत ये है
कि भारत सरकार अपने हिस्से से पहले की तरह, इसमें कुछ बदला नहीं है, भारत सरकार अपने हिस्से में से पहले की तरह सभी राज्य सरकारों को वैक्सीन अलॉट करेगी। एक बार में 15 दिन की वैक्सीन वो अलॉट करने की स्थिति में होंगे, यानी भारत सरकार एडवांस में राज्यों को ये बताएगी कि अगले 15 दिन में आपको इतने वैक्सीन की मात्रा प्राप्त होनी है। इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा? इसका निर्धारण 3 पैरामीटर्स पर किया जाएगा। पहला पैरामीटर है कि परफॉर्मेंस क्या है राज्य की, यानी उनका औसत कंजम्पशन ऑफ वैक्सीन डोजेस क्या है, ये 7 डे रोलिंग एवरेज पर निकाला जाता है। दूसरा ये देखा जाएगा कि एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शंस उस राज्य में क्या हैं, यानी वहाँ एक्टिव केसेस कितने हैं। तीसरा वेस्टेज कितनी हो रही है। वेस्टेज एक नेगेटिव पैरामीटर है, अगर वेस्टेज ज़्यादा हो रही है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव आवंटन पर पड़ेगा। तो ये एक तरह से स्टेट वाइज कोटा निर्धारित हो जाएंगे और इनको एडवांस में राज्यों को संसूचित कर दिया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि राज्य सरकारें बेहतर प्लानिंग कर पाएंगी कि उन्हें कितना वैक्सीन डोज भारत सरकार से मिल रहा है, कितना वो स्वयं प्रोक्योर करना चाहेंगे अगर करना चाहेंगे तब, और कितना उनके राज्य में स्थित प्राइवेट अस्पताल सीधे प्रोक्योर कर रहे हैं। So they would also have a bigger picture as well as a granular picture of availability as on date and future availability at least for the next fortnight. जो 10वां मुख्य बिंदु है इस पॉलिसी का वो ये है कि सभी प्रायोरिटी ग्रुप्स को सेकेंड डोज मिले और समय पर मिले, इसको मुख्य बल दिया गया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि फुल प्रोटेक्शन प्रायोरिटी ग्रुप्स को मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला डोज मिल गया है और दूसरे डोज का समय हो गया है और वो नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए प्रायोरिटी सेकंड डोज को दी जाएगी, समय पर लोगों को मिले। अभी वर्तमान में कोविन सिस्टम ऑटोमेटिकली मैसेज जनरेट करता है, एसएमएस, और भेजता है बेनिफिशरीज़ को बताने के लिए कि आपको अब सेकंड डोज ड्यू हो गई है। जो 11वां सिद्धांत है वो ये है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाएंगे जिससे कि ये सारी चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएं। और अंतिम चीज़ ये है कि ये पॉलिसी 1 मई से लागू हो जाएगी और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी राज्यों से प्राप्त होने वाले फीडबैक के आधार पर। अब मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। हमारे देश में जो प्रोडक्शन होता है वो लगभग 7,500 मेट्रिक टन है। इसमें से कुछ उद्योगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और कुछ अस्पतालों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में हमने आदेश निकाले हैं जिसमें कि ये कहा है कि कुछ विशेष उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों के लिए अब ऑक्सीजन की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट की जाएगी ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके मेडिकल उपयोग के लिए। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम देश में सभी राज्यों को 6,600 मेट्रिक टन 7,500 में से एलोकेट कर रहे हैं। आज हमने एक और सूचना जारी की है जिसमें हमने ये कहा है कि पूर्व में जिन इंडस्ट्रीज़ को एग्जेम्पशन दिया गया था, यानी जिनको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, उसमें फिर से संशोधन किया गया है और अब ऐसे स्टील प्लांट जिनके पास कैप्टिव ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको ही ऑक्सीजन मिलेगी और बाकी स्टील प्लांट्स जिनके पास कैप्टिव ऑक्सीजन प्लांट नहीं है वो भी एग्जेम्पशन की श्रेणी से हमने हटा लिए। इससे अधिक ऑक्सीजन मेडिकल पर्पज़ के लिए उपलब्ध हो पाएगी। 30 अप्रैल तक के लिए हमने राज्यों का डिफरेंट ऑक्सीजन प्लांट्स के साथ मैपिंग भी किया है। ये एक डायनामिक एक्सरसाइज है। समय समय पर इस तरह की शिकायतें आती हैं कि किसी राज्य में आवागमन बाधित हुआ ऑक्सीजन का, तो हम राज्य सरकारों से बात करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि वो अबाध अनहिंडर्ड मूवमेंट
आबाद जो मूवमेंट है गाड़ियों का जो ऑक्सीजन ले जाती हैं वो परमिट करें, ताकि जो लाइव्स हैं उनको बचाया जा सके, ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको बचाया जा सके। तो ये कार्रवाई भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में DPIIT और स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से चल रहा है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत सारी चीज़ें प्रस्तुत करी गई। आई विल बी ब्रीफ। आप वैक्सीन की ही बात करें पहले तो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है पॉलिसी में भी और स्केल अप में भी, और मैं चिन्हित करना चाहूँगा कि स्केल अप की साइड में अगर हम देखें तो भारत में 60 साल की उम्र के जो हमारे नागरिक हैं उनमें से उनकी संख्या लगभग 10 करोड़ है। तो उनमें से 4.7 करोड़ 4.7 करोड़ को कम से कम एक डोज मिल गई है। लगभग आधे मोर देन 60 ईयर्स की पॉपुलेशन को कम से कम एक डोज मिल गई है, और बाकी दूसरी डोज की भी प्रक्रिया चली हुई है। ये अपने में एक माइलस्टोन की तरह इमर्ज होगा, लेकिन वी आर क्वाइट क्लोज टू दिस पॉइंट। सेकेंडली, हम बताना चाहेंगे कि जैसे ही वैक्सीन पॉलिसी में रिफाइनमेंट की गई, उसके साथ साथ बाहर के जो वैक्सीन निर्माता हैं उनके साथ हमारी बातचीत और तेज़ गति से आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी और लिबरल हो गई है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इन अ रिन्यूड एफर्ट इज़ बीइंग मेड एंड वी आर देयरफॉर टॉकिंग टू द मेजर एंड सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ वेरी एक्टिवली। और इसी के साथ साथ हम अपने जो और वैक्सीन हमारे देश में बढ़ रहे हैं उनके साथ भी चर्चा भी हो रही है और अच्छी खबरें भी आ रही हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूं आज कि बायोलॉजिकल का फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 ट्रायल लगभग ख़त्म हो गया है। वो डेटा अपना सबमिट कर रहे हैं बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में, और उसके बाद वो फ़ेज़ 3 में जाएंगे। बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, बिकॉज ये मैन्युफैक्चरर बहुत पुराने हमारे मैन्युफैक्चरर रहे हैं चाइल्डहुड वैक्सीन के, एंड दे हैव अ वेरी मेजर कैपेसिटी, समथिंग लाइक 7 करोड़ डोजेस पर मंथ की कैपेसिटी वो कोविड वैक्सीन के तरफ वो ईयर मार्क करेंगे। वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। सो बायोलॉजिकल का भारतीय वैक्सीन जो DBT की मदद से बन रहा है, भारत सरकार की मदद से बन रहा है, आगे अग्रसर हुआ है। ये एक खबर है जो बातचीत से निकल के आई है, हमने उचित समझा कि आपके, और हमें उम्मीद है कि ये अगस्त से वैक्सीन जो है उपलब्ध होगा, ऐसा वो उन्होंने कम्युनिकेट किया है। तीसरी चीज़ आज डॉक्टर भार्गव ने और सेक्रेटरी साहब ने बताई हमें कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो रही हैं, कभी कभी हो रही हैं 2 से 4 10,000 में जाके, मतलब 1 पर्सन आउट ऑफ 5,000 लेके चलिए, 7,000 से लेके चलिए, ये हो रहे हैं। और ये बाहर के और जो वैक्सीन्स हैं उनमें भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती रहती है। लेकिन ये इसका जो नैरेटिव है वो जो सच्चाई है उससे बहुत ज़्यादा है, कि लगाया था फिर दोबारा हो गया, बीच में आ गया, एक डोज के बाद, नेचुरली एक डोज के बाद थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है, जैसे देखा आपने। तो इस पे हम सब बहुत ज़ोर के साथ कहना चाहेंगे कि ये जो इंसिडेंस है, पहले तो ये बहुत लो है जैसे आपने देखा एक्चुअल डेटा, और दूसरा ये भी पक्की बात है जितना भी डेटा बाहर का और यहाँ से जो भी सामने आया है, और इसको और भी पक्का करेंगे, वो ये निकला है कि अगर वैक्सीन लगाने के बाद कोविड आता भी है तो वो सीवियर डिजीज़ की तरफ हमें नहीं लेके जाता, और सीवियर डिजीज़ के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बाद के उस तरफ नहीं ले जाता। ये हम ओवरऑल सारे वैक्सीन्स ने जो करके दिखाया है आज तक सब देशों में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, और जितना भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है अभी तक उसके बेस पे कह रहे हैं, और इसको हम पूरी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से इसको चिन्हित भी कर रहे हैं, इसको कलेक्ट भी कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट वैक्सीन के बाद रिस्क रहता है, इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे जोर हमेशा रहेगा। इसके साथ जब अगर आता भी है तो हमें सीरियस डिजीज़ का रिस्क जो है वो नेग्लिजिबल है। और ये भी याद रहे कि ये जो प्रोपोर्शंस दिखाई हैं जितनी भी हैं ये हाई रिस्क पॉपुलेशन में थी,
हेल्थ वर्कर्स में थी, जहाँ पे कि रिस्क और भी ज़्यादा है, तो आम जनता में ये रिस्क जो है बहुत कम होना चाहिए। तो प्लीज़ वैक्सीन को अपनाइए, हमारे दोनों वैक्सीन को अपनाइए, ज़रूर अपनाइए, जल्दी अपनाइए और इसमें गति लाइए। एक बार फिर कहना चाहेंगे, पहले भी हमने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि रेमडेसिविर पे पूरी कोशिश है उसकी उपलब्धता बढ़ाई जाए, लेकिन उसके साथ साथ बताने की फिर ज़रूरत महसूस हो रही है कि यह दवाई सभी कोविड से ग्रसित हैं उनके लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, दाखिल होते हैं, उनमें फिर फैसला होता है कि रेमडेसिविर देना है, हमारे नेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से देना है। इमरजेंसी यूज़ मेडिसिन है ये, इसकी पूरी साइंस अभी इमर्ज हो रही है, लेकिन किसी हद तक लगता है कि ये यूज़फुल है, मॉर्टेलिटी कम नहीं करती, ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन को कम करती है, किसी हद तक डिजीज़ को थोड़ा दबाती है, ऐसा दिखाई देता है। घर में ये दवाई नहीं देनी है और ये दवाई इसेंशियली हॉस्पिटल्स में ही उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो रेगुलेटरी सिस्टम है, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन होने की वजह से ये हमें केमिस्ट की शॉप पे नहीं सप्लाई ले जाता, अस्पताल की तरफ लेके जाता। तो फिर एक बार ये विनती है सबके लिए कि इस दवाई का हाइप जो है उसको कम होना चाहिए, इसका रैशनल यूज़ होना चाहिए, और हमारे जो फिजिशियन कलीग्स हैं उनको भी विनती है कि ये इस कॉन्फिडेंस के साथ इस दवाई को अपनाएं। हमारा अंदाज़ा है कि ये दवाई 7-8% कोविड के केसेस से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा और भी बढ़ा लीजिए तो 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस जो यूज़ है वो इरेशनल यूज़ हम मानेंगे। दूसरा एक ब्रीफ पॉइंट यही है कि ऑक्सीजन की जो किल्लत महसूस हो रही है उसका उपलब्धता बढ़ाने की बात आपने सेक्रेटरी साहब से सुनी। उसके साथ साथ एक ये भी रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में रैशनल यूज़ करके कोविड के मरीज़ों को तो मिलना ही है, ठीक तरह से मिलना है, प्रोटोकॉल के हिसाब से मिलना है, मिलना ही चाहिए, पूरी तरह से केयर मिलनी चाहिए। लाइफ सेविंग ड्रग है ये ऑक्सीजन, लेकिन हो सके तो कुछ बाकी हॉस्पिटल एरियाज़ में जहाँ भी रैशनलाइज हो सके उसमें भी मार्जिन ज़रूर होता है, बचत का भी एक मार्जिन होता है। कुछ रूटीन सर्जरीज जो हैं वो पोस्टपोन होती हैं और केयर थोड़ी पोस्टपोन होती है। ये हमने ये अप्रोच रैशनलाइज्ड अप्रोच कोविड के परिप्रेक्ष्य में ओवरऑल भी करी है। नॉन कोविड केयर को थोड़ा अलग तरीके से एडजस्ट किया जा रहा है, अडेप्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से एक अपील ये भी होगी कि ऑक्सीजन को जहाँ भी रैशनलाइज कर सकें, बचा सकें, कोविड के मरीज़ों की तरफ ला सकें, उससे हमें फ़ायदा होगा। अंत में यही कहेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीपल ऑफ इंडिया, हम सब मिल के साहस से, धैर्य से, अनुशासन से इस वेव को भी जीतेंगे और ये मिल के करके दिखाएंगे। और इसमें हमें जुड़ना है, तंत्र को जुड़ना है, हम सबको जुड़ना है और इसको करके दिखाना है। इसको फेस करेंगे, ये वेव्स बाकी जगह भी आई, यहाँ आई है, इसका भी मुकाबला करेंगे और सारे टूल्स हमारे पास हैं, सब जुड़ के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you sir. We'll now take a few questions. Okay, number 38. सर, ब्रह्म प्रकाश हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है कि बीते 3-4 दिन में हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई राज्यों से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रही है, किल्लत से। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग साल भर से क्रिएट करते रहे, इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा है तैयार कि तमाम लोग बिना ऑक्सीजन के मरते जा रहे हैं? अभी भी दिल्ली में कई अस्पतालों से खबरें आ रही हैं 2 घंटे 4 घंटे के लिए ऑक्सीजन बचा है। तो आखिर क्या है सर, कोई मैकेनिज्म है? आप लोग कर पाएंगे या पूरी तरह से फेल हो रहे हैं? कोई भी मृत्यु दुखद होती है, किसी भी रोग से हो, कोविड से हो या किसी अन्य से। हम सबका प्रयास, राज्य सरकारों का और भारत सरकार का ये रहता है कि मृत्यु से बचा जाए। और आपने देखा कि राज्य सरकारों और भारत सरकार के प्रयास से पिछले 1 साल में देश में कोविड से होने वाली मृत्यु अपेक्षाकृत कम दर पर हैं और लगातार घट रही है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं
जैसा मैंने आपको बताया, देश में 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा होती है। पिछली वेव में हमने लगभग 3,000 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन का उपयोग इस 7,500 में से मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में किया था। इस वेव में क्योंकि संख्या ज़्यादा है तो हमने 6,600 मीट्रिक टन भी सभी राज्यों को आवंटित किया है मेडिकल ऑक्सीजन। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक कंट्रोल रूम है जो 24 घंटे काम करता है, जिसमें राज्य सरकारें अपने सुझाव देती हैं या अपनी समस्या बताती हैं कि फ़लानी जगह उनका ऑक्सीजन का ट्रक रुका हुआ है, ताकि उसका मूवमेंट हो सके, उसको एड्रेस किया जाता है। दिल्ली में अगर आप देखें, अन्य राज्यों में भी हुआ है लेकिन मैं दिल्ली का उदाहरण आपको देता हूँ। दिल्ली पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाए हैं ताकि ऑक्सीजन तेज़ी से पहुँच सके। एक गाइडलाइन निर्गत की गई है जिसमें कहा गया है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन का रैशनल यूज़ कैसे हो। उदाहरण के लिए हर अस्पताल के स्तर पर एक ऑक्सीजन मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जानी है। पिछले साल भी हमने बनाई थी, उसने अच्छा काम किया था। सभी राज्यों ने बनाई थी, अस्पतालों के लेवल पे बनाई थी। उससे बेहतर प्लानिंग ऑक्सीजन की हो पाती है और अस्पताल पहले बता पाते हैं कि हमारे पास अब इतने दिन की या इतने घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है, तो हमें रिप्लेनिशमेंट चाहिए या फ्रेश सप्लाईज चाहिए। तो वो पुराने पिछले साल के अनुभव के आधार पर जितनी व्यवस्थाएं की थीं वो सब की सब न केवल चालू की हैं बल्कि उनको रिफाइन किया है, और इसमें हमें सभी राज्य सरकारों का सहयोग भी मिल रहा है। मैंने तो आपको बताया कि 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जिसमें से 6,600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मेडिकल पर्पसेस के लिए राज्यों को आवंटित की है। आने वाले दिनों में इस ऑक्सीजन के आवंटन को हम बढ़ाते रहेंगे। हमने साथ ही साथ, जैसा डॉक्टर पॉल ने भी आपको बताया और मैं पुनः बता रहा हूँ, राज्यों से अनुरोध किया है कि ऑक्सीजन की प्रभावी प्लानिंग हो और ऑक्सीजन का रैशनल यूज़ हो, इसकी ओर भी हम मिलकर प्रयास करें। Number 10. Sir, my question is, you've been mentioning how states have been asked to ensure that there is unhindered movement, but we are now receiving reports that at least 3 hospitals in Delhi have complained, the Sir Irene Hospital, Holy Family Hospital, and another one has complained that their oxygen trucks or tankers are stuck in Haryana or near Faridabad. This is coming soon after a statement from the Haryana Home Minister, Mr. Anil Vij, saying that their oxygen trucks were being looted by the Delhi government, so there will be police protection for tankers. How is the centre going to tackle with this situation? As I told your colleague just now, that there is a 24/7 control room which has multiple telephone lines and emails on which state governments tell us that this is the problem they are facing. The problem that you referred to regarding trucks getting obstructed at Faridabad has since been resolved. It was resolved when I came here to address you. So these are problems that going ahead will keep on coming. When you deal with such a huge challenge, such a big pandemic and multiple stakeholders, then at times there are panic, there are confusions, but the onus and the responsibility is on the union government and the state governments to work together and respond promptly so that these challenges are addressed, and that is what we are doing in collaboration with multiple state governments. Number 20. Sir, I would like to know how did we miss such a huge impending second wave, and why has it caught us unawares? Today is not the time to go into why did we miss or did we miss, did we prepare. Today is the time to jointly face the pandemic, and once we have faced it and emerged out of it successfully, then probably with the advantage of hindsight, sitting with you and other experts, we would be able to deliberate on this. So today, all the energies of the union government and the state government are focused in a collaborative manner to tackle this, to save precious lives and to ensure that our health system is strengthened. I have a question online for some
Priyanka Pulla from the Quint for Dr. Bhargav. The question is like this: there are cases of people with no other exposure testing positive 2 weeks after vaccination. Is there any link between vaccine and cases among those vaccinated? These vaccines are given to protect from the disease. These will definitely do not cause any disease. However, the immune response takes 2 doses plus 2 weeks to fully mount. That is, but individual variations do occur. Some may get it slightly earlier, some may get a delayed response. So even after the first dose, if exposure to the virus happens, the disease can happen. Number 31. सर प्रणय उपाध्याय हूं एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल डॉक्टर बलराम भार्गव और राजेश भूषण जी से है। भार्गव साहब, आज की स्थिति में आप केसेस के कम होने के लिए किस समय अवधि को देख रहे हैं कि कब तक केसेस कम होने, ये जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, ये कब तक कम हो सकते हैं? और राजेश भूषण जी से मेरा सवाल है कि सर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए इस समय आप 88% जो देश की क्षमता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी 6600 मीट्रिक टन जो आपने आंकड़ा बताया। क्या मौजूदा संख्या को देखते हुए ये आपकी चिकित्सकीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है? और 50,000 मीट्रिक टन का जो ग्लोबल टेंडर आपने इशू किया था उसमें कितने बिडर्स आए हैं और ये सप्लाई कब तक हो जाने की उम्मीद की जा रही है? Currently, we are in the midst of the second wave of the pandemic. We are still seeing an upsurge, and we cannot comment on when we will see a downturn. But from the experience of the previous wave, where we were able to keep it at its minimum, we hope, and with all the efforts which are happening from the state government and the union government, we working together will fight this. ऑक्सीजन के बारे में मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा कि देश की प्रतिदिन की जो उत्पादन की आंकड़ा है वो 7,500 मीट्रिक टन है। ये क्षमता नहीं है, ये उत्पादन है, और इस उत्पादन का 6,600 मीट्रिक टन मेडिकल के ऑक्सीजन के रूप में उपयोग में आता है। बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? इसमें अस्पतालों के स्तर पर प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, PSA प्लांट्स उन्हें कहते हैं, वो हवा से वायु को लेकर ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं और अस्पताल को या तो सिलेंडर के रूप में भर के देते हैं, नहीं तो अस्पताल की जो मैनीफोल्ड पाइपलाइन है उसमें ऑक्सीजन को देते हैं। तो हमने 162 सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार के PSA प्लांट्स की स्वीकृति विगत वर्ष दी थी, जिनमें से 33 प्लांट अभी फंक्शनल हो गए हैं और लगभग 70 से अधिक प्लांट इस महीने के अंत तक फंक्शनल हो जाएंगे। तो ये जो प्लांट हैं ये जिस अस्पताल के भीतर लगे हैं उस अस्पताल के लिए ये पर्याप्त होते हैं। तो वो अस्पताल फिर एक तरह से आत्मनिर्भर हो जाता है ऑक्सीजन के लिए, और जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है जो या तो टैंकर्स में आ रही है या सिलेंडर्स में आ रही है, वो टॉप अप होती है, वो ओवर एंड अबव है। तो एक कैप्टिव प्लांट है और एक टॉप अप है। इसके अलावा DRDO ने भी इसी प्रकार की एक टेक्नोलॉजी विकसित की है, और DRDO की टेक्नोलॉजी जिसका उपयोग उन्होंने रक्षा के पर्पज़ों से के उद्देश्य से किया था विभिन्न इलाकों में देश के सीमावर्ती, उनका भी उपयोग हम आने वाले दिनों में दिल्ली के अस्पतालों से प्रारंभ कर रहे हैं और अन्य राज्यों के अस्पतालों में भी वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे। 104. सर, इंपोर्ट के लिए 50,000 मीट्रिक टन का हमने आदेश दिया था, एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला था। उसमें हमें अनेक देशों की कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिल गए हैं, उनका इवैल्यूएशन चल रहा है। शीघ्र ही उसको हम एक निर्णय लेकर अलॉट करेंगे, और सामान्यतः उनको 3 वीक लगते हैं उस ऑक्सीजन को डिस्पैच करने में। सर, नितेंद्र हूँ DD न्यूज से। रेमडेसिविर को लेकर एक सवाल है। आप कहते हैं कि अस्पताल में सप्लाई हो, अस्पताल में मिलता नहीं है, डॉक्टर लिखते हैं, सीरियस पेशेंट को ही लिखते हैं, तभी लोग ढूंढते हैं। ब्लैक मार्केटिंग मिल रहा है, ये सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है, हम लोग को भी पता है।
पार्टियों के दफ्तर में मिलते हैं। ये आखिर कहाँ लैप्स है? कहीं ना कहीं तो लैप्स है कि डायरेक्ट जिन अस्पतालों में कोविड के मरीज भर्ती हैं वहाँ ये सप्लाई क्यों नहीं है, उनको वो बाहर से क्यों मंगाना पड़ता है। दूसरा सवाल, पिछली बार आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इस बार आपने क्यों कहाँ लैप्सेस है, चाहे राज्य सरकार पे, जिला प्रशासन पे, कि लोगों को टीच नहीं कर पाए, आप समझा नहीं पाए, कोविड बिहेवियर अभी भी लोगों में नहीं है, मास्क नहीं लगा पा रहे, तो कहाँ ये कमी है और इसको कैसे ठीक किया जाएगा? सेकंड सवाल का जवाब देता हूँ और वो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट की तरह से है कि ये जो भावना है कि हमें अपने आप को बचना है, बचाना है, ये अंदर से आनी है। समाज की मूवमेंट एक मिशन है की तरह और भागीदारी की तरह, जन आंदोलन की तरह आनी चाहिए। इसमें सबको जुड़ना होगा। सरकार के कहने से ही या विनती करने से ही या इन्फोर्समेंट करने से, स्टेट गवर्नमेंट्स ने इतनी इन्फोर्समेंट्स करी हैं, नहीं हो पाया है। इसमें हम सबको जुड़ना है, हम सबको मेहनत करनी है। और मैं मीडिया से पर्टिकुलरली अपील करूँगा कि आप बहुत पावरफुल हैं इसमें, और इसमें आपने जितना योगदान किया वो रोल मॉडल योगदान है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है आपका योगदान। लेकिन इसको प्लीज़ और बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आज अपना लेते हैं, एकदम से इस लेवल से इस लेवल पे ले जाते हैं, तो ये जो बड़ी ऊंचाई पे हम ले जाने के साथ साथ वायरस को रोकने में, वायरस को पीछे धकेलने में, वायरस के लिए हेडविंड पैदा करने में बहुत ही बड़ी ताकत बन के ये सामने आएगा। इसका कल से ही, आज से ही क्या हम इसको अपना सकते हैं, मैं यही कह सकता हूँ। और इसमें सरकार की भूमिका ज़रूर है और रही भी है, कहा भी है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने और भी आगे जाके कहा, लेकिन कहीं अभी भी पूरी तरह से ये जन आंदोलन नहीं बना है। इसमें हम सबको जुड़ना है। और दूसरे के ऊपर डॉक्टर राजेश भूषण, दूसरा क्या था? रेमडेसिविर का जो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह उसके बारे में वो कुरीतियां जो है, जैसा हमने आपको निवेदन किया था पिछली बार भी, वो फिर से आपके संज्ञान में लाते हैं कि रेमडेसिविर की 7 कंपनियां हैं जो देश में इसका उत्पादन करती हैं वॉलंटरी लाइसेंस के तहत। इन 7 कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, उनकी जानकारी सभी कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पर सरकार के कहने पर प्रकाशित की है, ताकि अस्पतालों को ये जानकारी रहे कि अगर रेमडेसिविर की आपूर्ति लेनी है तो कहाँ से लेनी है। ये पहला काम हुआ है। दूसरा काम ये हुआ है कि राज्य सरकारों के सभी ड्रग इंस्पेक्टर्स का जो नेटवर्क है और भारत सरकार में जो DCGI का नेटवर्क है, उसके माध्यम से कहा गया है कि स्टॉक्स के वेरिफिकेशन किए जाएं और अगर कालाबाजारी की कोई खबर मिलती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आप लोगों ने और आपके मित्रों ने इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई पर भी रिपोर्टिंग की है, जो हमारे संज्ञान में भी आई है, आपके संज्ञान में भी होगी। आगे भी इसी नीति को अपनाएंगे और इसे और सख्ती से लागू करेंगे। Thank you very much, friends. We close the press conference now.